एक रात मैंने सब कुछ खो दिया। जहाँ तक मुझे याद है, मैं 8.5 साल की थी। कुछ ऐसा हुआ जो मैं समझ ही नहीं पाई। मेरे हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें सच में यही लिखा था कि हर रात इस दहशत में जीती थी कि कल ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं तैयारी कर रही थी सोने की, लेकिन उस एक मोमेंट में मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, डू यू रियली वांट टू डू दिस? मुझे ये याद दिलाया गया कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं ज़िंदगी के बैटल हार चुकी हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। आप एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? नमस्कार, जोश टॉक आशा। ये वो चैनल है जहाँ पर हमारे लिए उन लोगों से मिलवाने में मदद करता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है या अपने हर ज़िंदगी के पड़ाव से हमारे लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन दिया है। पर कभी सोचा है कि ये कहानियाँ हमें क्यों इंस्पायर करती हैं? शायद उसका एक रीज़न होता है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है और आगे बढ़े हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हमारे अंदर होते हैं जिनका जवाब वो हमें दे जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में जब इस तरीके के कोई डिफ़िकल्ट पड़ाव आए थे, तो मैं लड़ी नहीं थी। मैं डर गई थी, मैं सहम गई थी। मैं बचपन से एक कमज़ोर लड़की थी। फ़िज़िकली बहुत बीमार रहती थी। मेरे साथ कभी भी कुछ होता था तो मैं शांत हो जाती थी। बीमार पड़ जाती थी। पर मेरे घर का माहौल या आस-पास बहुत अब्यूज़ था और मुझे वो बहुत रेस्टलेस कर देता था। मुझे पता नहीं था कि मैं किससे इस बारे में बात करूँ या शायद मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आता था। एक रात मैंने सब कुछ खो दिया। जहाँ तक मुझे याद है, मैं 8.5 साल की थी। कुछ ऐसा हुआ जो मैं समझ ही नहीं पाई। पर उसके बाद एक डर सा समा गया। अचानक से फिर मेरे स्कोर्स गिरने लगे। मुझे पढ़ाई से दहशत होने लगी थी। मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आते थे। मैं किससे बोलूँ, क्या बात करूँ, मुझे नहीं समझ में आता था। जितनी बार बोलने की कोशिश भी करी तो शायद चुप करा दी गई थी। ये कहकर अपनों ने चुप कर दिया कि ये तुम्हारे अपने हैं। मुझे लगा अपने ऐसे ही होते हैं। मैं धनबाद में पैदा हुई थी, एक छोटा शहर है। लखनऊ में पढ़ी, फिर मेरठ में पढ़ी। ये छोटे-छोटे शहरों में आपका फिज़िकल वायलेशन एक आम बात है। जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी तो हम हर कोई इस चीज़ से गुज़र चुका था। ज़ीरो एक्सेप्शन। अब चूँकि मैं एकेडमिकली वीक थी, पढ़ नहीं पाई, एक साधारण से घर से थी, माँ-बाप पे बोझ हो चली थी। शादी में दिक्कत होने लगी, तो मेरी शादी ज़बरदस्ती एक ऐसे इंसान के साथ कर दी गई थी जो मॉर्बिड ओबीज़ था। शादी से पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपने अपनों से बात करी थी और पूछा था उनसे कि मॉर्बिड ओबीज़ है, शौकीन है, अगर मुझे इससे बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मुझे मेरे अपनों ने चुप करा दिया, कहा ऐसा नहीं होता है। पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, शादी के 1.5 साल बाद मेरे हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें सच में यही लिखा था कि वी कैन नॉट हैव अ चाइल्ड टुगेदर। मैंने अपने अपनों से पूछा, क्या? तो मुझे ये कह के बोला गया कि बेटा यही तुम्हारी किस्मत है। अब मैं अपने अपनों से पूछने लगी थी। अब मैं डरती थी, पर अब दहशत नहीं होती थी। मैं सवाल करने लगी थी और शायद ये सवाल मेरे अपनों को चुभने लगे थे। मैं परेशान थी, पर मुझे साइंस पे बहुत भरोसा था। एक मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुझे लगा कि हम ट्रीटमेंट करा लेंगे। लेकिन एक पितृसत्ता समाज में एक औरत को बांझ होने की परमिशन है, पर एक आदमी में कोई कमी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मेरे हस्बैंड ने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया। जब बहुत रोती थी, परेशान होती थी, तो वो जाते भी थे, तो मेरी मदर इन लॉ उनको वहाँ से उठा के ले जाती थी। आई वाज़ शॉक्ड, पर मैं चुप रही। इस वजह से मेरा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी बहुत बढ़ता रहा। घर में लोग बहुत प्यार करते थे मुझसे। वो मुझसे तब तक प्यार करते थे जब तक मैं उनकी हर बात मानती थी। एक सजावट की गुड़िया थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपने कुछ डांस बार की लड़कियों के साथ सिर्फ़ फ्रेंडशिप करने जाते थे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो गई थी। अ, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की वजह से मेरे जॉब पे भी बहुत असर पड़ने लगा था। मैं फुल टाइम काम नहीं कर पाती थी, तो मेरी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी कम होने लगी। बहुत परेशान हो गई थी। मुझे याद है कि जब मुझे मेरे हस्बैंड के दूसरे और तीसरे अफ़ेयर के बारे में पता चला, आई कोलैप्स्ड। मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ने लगी। मैंने अपने हर अपनों से मदद माँगने की कोशिश करी। पर मैं जब भी बाहर जाती थी या जब भी उनसे पूछती थी, मुझे यही बताया गया कि ठाकुरों के घर में यही होता है।
तो मुझे ऐसी ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मैं कमज़ोर हूँ, मैं डरपोक हूँ, एक लड़की की सोसाइटी में बिना आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं होती है, तो मुझे ये ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। माँ ने सहा है, बाकी लोगों ने सहा है, इसलिए मुझे भी ऐसे ही ज़िंदा रहना है। डिप्रेशन बढ़ता चला गया, एंग्ज़ायटी इतनी बढ़ गई थी कि मैं मेडिकेशन पे जाने लगी। मेरी डोज़ेज़ बढ़ रहे थे। पर जब भी मैं बोलती थी कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे बार-बार यही कहा गया, मेरे हर अपनों ने मुझसे यही कहा कि नहीं रह पाओगी, इसलिए ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब आवाज़ उठाती थी, सब साइड हो लेते थे। थोड़ी और तेज़ अगर आवाज़ कर देती थी, तो मुझे रिमाइंड करा दिया जाता था कि मैं एकेडमिकली वीक हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगी? बहुत साल तक ये सब कुछ चलता रहा। ना मन शांत हो रहा था, ना दिमाग। हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे याद है 13 दिसंबर 2012 को आई डिसाइडेड कि बस अब सो जाना चाहिए। मुझे मेरे अपने नहीं समझ में आ रहे थे। ना मैं इधर जा पा रही थी, ना मुझे उधर से कोई सुन रहा था। मुझे सच में मदद की ज़रूरत थी एंड मैं तैयारी कर रही थी सोने की, लेकिन उस एक मोमेंट में पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, डू यू रियली वांट टू डू दिस? क्या तुम यही करना चाहती हो? मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं जीना चाहती हूँ। दूसरा सवाल मेरे साथ ये था, क्या मैं ऐसे जीना चाहती हूँ? मेरे अंदर से जवाब आया नहीं, मैं ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैंने तैयारी छोड़ दी, मैं अपने साथ बैठी, मेरे एक्स हस्बैंड रूम में आए, तो मैंने उनको बोला कि शायद अब मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगी, मुझे डिवोर्स चाहिए। परिवार वालों को बताया गया, सबकी सहमति यही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कमज़ोर हूँ, मैं डरपोक हूँ, ज़िंदगी एक घर से बाहर ऐसे मायनों में नहीं जी जाती है और मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं लगा कि मुझे ये सब कुछ सुनना चाहिए। मैंने अपने थेरेपिस्ट को जाके बोला कि अब मैं मेडिसिन नहीं लूँगी। इफ आई हैव टू करेक्ट माय लाइफ, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू बी अवेक। और नॉर्मली एंटी एंग्जायटी, एंटी डिप्रेसेंट आपको सुला देती है। मुझे लगा मेरा जागने का टाइम आ गया है। मैं जब रेगुलर काम करती थी तो महीने के 30-35 हज़ार, 40 हज़ार रुपए कमाती थी। दैट वाज़ वेरी ईज़ी मनी फॉर मी देन। मैंने जब दोबारा शुरू की तो मैंने 8,000 रुपए से शुरू करा। मुझे याद दिलाया गया कि उस घर की मेहतरानी को भी उससे ज़्यादा मिलता है। पर इस बार वापस देखने का मन नहीं किया मेरा। मुझे याद है, ये सारी चीज़ें एक मुकाम पे तब पहुँची थी कि मेरा 33rd बर्थडे था और मैं ऑफ़िस गई थी और मेरे घर वालों का फ़ोन आया। मुझे लगा मुझे विश करेंगे, मेरे साथ कुछ शायद मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा। पर उस कॉल में मुझे ये याद दिलाया गया कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं ज़िंदगी के बैटल हार चुकी हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, एक छोटी-सी नौकरी में मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं खुद को सस्टेन नहीं कर सकती। मुझे वो बातें याद दिलाई गईं जो मैं बचपन से आज तक फ़ेल की थी एंड देयर वाज़ अ कांस्टेंट रिपीट ऑफ वन स्टेटमेंट व्हिच वाज़ दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। पहली बार मैं लड़ने की कोशिश कर रही थी, पर सबने मुझसे बस यही कहा, मेरे सारे अपने उस कॉल पे थे और सबने मुझसे बस यही कहा, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व एंड आई नीड टू बी लिविंग लाइक दिस। एक टाइम के बाद मुझे बस यही सेंटेंस सुनाई दे रहा था। मेट्रो आ रही थी, मेट्रो जा रही थी, मुझे शायद होश नहीं था। बस मुझे मेरे दिमाग में या मेरे कान में एक ही यही सेंटेंस रिपीट हो रहा था सबकी आवाज़ में, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व एंड आई एम अ फेलियर। ये मेरा तीसरा इमोशनल ब्रेकडाउन था। इस बार ये पब्लिक स्पेस में था। मैं मेट्रो स्टेशन पे कोलैप्स कर गई थी। मैं लगातार रोई चली जा रही थी। लोग मेरे बाजू में पानी की बोतल रख के चले गए थे। 2 अनजान लोगों ने मेरी मदद की थी। आई डिसाइडेड आई विल फाइट फॉर डिवोर्स। पर इतना अब्यूज़ मेरे आस-पास था कि मुझे लगा कि अगर मैं एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप से बाहर निकल रही हूँ, पर मेरा माहौल वही रह जाएगा। और इसलिए सबसे पहले मैंने अपने सारे अपनों को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया। वो हर नंबर ब्लॉक कर दिए जो मुझे ये याद दिलाते थे कि मैं लड़ नहीं सकती। मैं फ़ोर्स कर रही थी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। तकरीबन 2 साल तक केस चला। हर रात इस दहशत में जीती थी कि कल ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अ, मैं कैसे जी मेरी पहचान ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब तक मेरे अपनों से ही मेरी पहचान थी, वही मेरी आइडेंटिटी थी।
मैं अपने आप को पूरी तरीके से खो चुकी थी। जब पेपर साइन कर रही थी ना, पता नहीं क्या हुआ, मन बिल्कुल शांत हो गया था और मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी। मुझे नहीं पता मुझ में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया था कि मेरे हाथ बिल्कुल नहीं काँपे थे। जब मैं वो पेपर साइन कर रही थी, मैं बहुत खुश थी और कुछ यहाँ से मेरी ज़िंदगी 2.0 की शुरुआत हुई। डर, दहशत सब वहीं था, पर अब इन सब के साथ सिर्फ मैं थी। अगले दिन जब मैं ऑफ़िस गई, मुझे सब कुछ नया-नया सा लगने लगा, पता नहीं क्यों? वो क्या बदला, क्या हुआ नहीं पता, पर वो डर ना दहशत नहीं लग रहा था। मुझे वो लगता था कि वो मेरी ज़िंदगी है और मुझे जीना है। मुझे अब एक पर्पस चाहिए था अपनी लाइफ़ में जीने का। अब तक मैंने अपनी लाइफ़ में अपनों को पर्पस बनाया था, अब मुझे खुद को पर्पस बनाना था। मुझे टाइम मिलता था अपने बारे में सोचने का, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मी, ये सोचने का टाइम मिलने लगा। अम, 3-4 चीज़ें बहुत उभर के आईं। वो एक था कि मैं अपने आप को एजुकेट करना चाहती थी। मैंने रियलाइज़ किया कि चूँकि मैं एक स्लो लर्नर थी, इतने सारे ट्रॉमा के बीच में थी, मैं पढ़ाई सिर्फ़ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ती थी। दूसरा प्रायोरिटी था लिविंग, तो फ़ाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट लगा। मुझे पैसों की अहमियत, अपने फ़ाइनेंशियली फ्री होने की अहमियत समझ में आई। फ़ोकस जॉब में बढ़ने लगा, पढ़ाई की वजह से मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा होने लगा और चीज़ें इम्प्रूव करने लगी। कुछ 1 साल के बाद मैं इस तरह कंफर्टेबल हो गई थी कि मुझे लगा कि अब मैं कुछ और आगे कर सकती हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं उन लोगों की मदद करूँगी जो मेरी तरह डरपोक हैं। वो हर मुकाम जहाँ मैंने फ़ेल किया, लोग मुझसे कनेक्ट करने लगे और मैं उनकी हेल्प करने लगी। मैं आशा जी से मिली, जो निर्भय की माँ हैं। अम, जब वो केस चल रहा था तो मैं अपनी लाइफ़ में इतनी उलझी हुई थी कि मैंने उस केस को फ़ॉलो नहीं किया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब वो केस आया था और मीडिया में बड़ा बवाल मचा था, तो मुझे लगा ये तो आम बात है। मैंने टीवी हटाया और अपने घर कमरे से निकाल दिया था। पर जब उस दिन मैं आशा जी से मिली और थोड़े पर्सनल सवाल करने का मौका मिला, तो मेरे दिमाग में फिर से बहुत सारे सवाल उठने लगे और वो सवाल ये था कि मान लीजिए मान लीजिए ऐसा कुछ आपके साथ होता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स, आपका समाज, आपका परिवार 7 साल, 3 महीना, 4 दिन आपके साथ इस तरीके से लड़ेगा? वेरी सरप्राइजिंगली जब ये सवाल मैं लोगों से करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब ना होता था। क्यों? हर किसी को लगता है कि निर्भया के केस में न्याय होना चाहिए, तो फिर कोई न्याय के लिए खड़ा क्यों नहीं होता है? मान लीजिए, अगर आपके जान-पहचान का कोई ऐसा कुछ करता है, तो आप कौन से लॉयर के पास जाएँगे? उस लॉयर के पास जिसने निर्भया का केस लड़ा था या उस लॉयर के पास जिसने बचाया था? आपको आपका जवाब मालूम है। इससे एक और सवाल उठता है, आप एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप एक उस लॉयर के पास जा रहे हैं जिसको अभी तक आपने मीडिया में गलत समझाया था। वो सही कैसे हो गया? ये सवाल मुझे बहुत रेस्टलेस कर चुके थे और उस दौरान मुझे लगा कि ये जो मैं अपने आप को एजुकेट करने लगी रेप के बारे में, वायलेशंस के बारे में, डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट वाज़ ऑल गेटिंग कनेक्टेड। एंड आई थिंक द डे आई डिसाइडेड दिस, थिंग्स वर प्योर मैजिकल कि मेरे पास रिसोर्सेज अपने आप हाथ में आते चले गए। हमने एक टीम बनाई छोटी-सी जो एंड टुगेदर वी वर वर्किंग कि हम जस्टिस तक लेकर जा सकें। अंततः 20 मार्च 2020 को कोविड के जस्ट 2 दिन पहले, लॉकडाउन के 2 दिन पहले उन 4 लोगों को फांसी हुई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट, जेल और आशा जी के साथ मैंने वो हर लम्हा जिया है। मैंने वो उम्मीदें देखी हैं जो लोगों के बीच में आई थी इस जस्टिस को लाइव जाता देखकर। इस केस के बाद मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी पर्पस के लिए काम करें और ये अब मकसद सा बन गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 20 साल के बाद मैं वापस अब स्कूल गई हूँ। फुल टाइम स्टूडेंट की तरह अब मैं अपने एमबीए करने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनेंशियली अब काफ़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ एंड आई थिंक ऑनवर्ड्स द जर्नी विल बी रियली होपफुल। तो जाते-जाते बस यही कहूँगी, डरो पर रुको